नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हम कल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे। कल की वीडियो में पढ़े थे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ के कितने गुणधर्म होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है द्रव का, क्योंकि कल वाले वीडियो में हमने ठोस की अवस्था पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक है द्रव की अवस्था। तो आज की द्रव क्या होता है, द्रव की अवस्था क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। द्रव की अवस्था, निम्नलिखित वस्तु एकत्रित की करें और जल निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पे विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50-50 ml पर निशान लगा ले। 50 ml पर निशान लगा ले। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, या किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। और आपको बताते हैं कि क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, और द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब हम डालते हैं, एक बर्तन दूसरे बर्तन में, यह आसानी से बहता है। आपको बता दें परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। किसी भी जिस बर्तन में इन्हें हम जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए वो उसी का आकार लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए यह ढीठ नहीं लेकिन लिक्विड होते हैं। आपको बता दें क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा है कि ठोस द्रव का मिश्रण द्रवों से संभव है। आपको बता दें कि वातावरण में गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। वातावरण में गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है, और ये गैस विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारियों में जीवन के निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुलनशील ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में मिश्रण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान की अधिकता होती है। आपको बता दें कि द्रव की अवस्था क्या होती है, जिनका आकार हाथों तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में इसको ढाला जाता है उसी का आकार ये ले लेते हैं, जिसको द्रव अवस्था कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है कि जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाया कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। आपको बता दें क्रियाकलाप 1.11 में 100 ml की 3 सिरिंज ले, यानी कि 100 ml की 3 सुई ले, और उनके सिरे पर रबर के कार्क से बंद कर दे। जैसे कि सिरिंज लिया गया है, उसमें दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन हटा ले और तीसरी से 4 के टुकड़े भर दे। आपको बता दें कि पिस्टन को वापस सिरिंज लगाए। सिरिंज के पिस्टन गतिशील आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दे। जब पिस्टन की सिरिंज डालकर संपीड़ित दबाने की कोशिश करते हैं
दबाने की कोशिश करें तो आपने क्या देखा है कि इस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। आप अपने परीक्षण का अनुमान लगाइए कि देखिए हम बता देते हैं। हमने देखा है कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों में संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली खाना बनाने वाली प्रयुक्त की जा रही लिक्विड पेट्रोलियम गैस की अवस्थाओं में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में इन ईंधनों के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग होता है। संपीड़ितता के अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाला सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमें नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, कि ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कारण और दूर भी हमें नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है और यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाता है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें। ठोस और द्रव के विसरण से करें। आपको बता दें कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का अन्य गैसों से विसरण बहुत ही तीव्रता से होता है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण बहुत ही अधिक होता है। आपको बता दें कि गैसीय अवस्था क्या होता है। जिस पदार्थ का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। देखिए चित्र 15.5 में दिखाया गया है कि ए जो है ठोस के बारे में इसमें होता है कि जिसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें गैप बहुत कम है, क्योंकि यह ठोस है, क्योंकि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है। और फिगर नंबर 2 में देखिए, बी में देखिए, इसमें जो लिक्विड है उसमें जो पदार्थ की अवस्था है उसमें आकार और आयतन दोनों, आयतन तो निश्चित लेकिन आकार निश्चित नहीं है, जिसमें क्योंकि इसमें रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा है। रिक्त स्थान ज़्यादा है, गैस की अपेक्षा कम है। लेकिन लिक्विड में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा दिखाएगा। इसीलिए द्रव में आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और आपको बता दें कि गैसीय अवस्था, गैस क्या होता है, गैस में जो ये पदार्थ के कणों की अवस्था होती है, ये बहुत रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं और मॉलिक्यूल बहुत दूर पे होते हैं, और कण बहुत दूर पे होते हैं, जिसमें न तो आयतन निश्चित और न ही आकार निश्चित होता है। और देखिए चित्र ए, बी और तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों के योजनाबद्ध आवर्धित चित्र है कि तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना भी किया जा सकता है कि गैस में कणों की गति क्या बहुत दूर है, और इससे ये गैस में रिक्त स्थान ज़्यादा दिखा दे, इसलिए गैसीय अवस्था होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया था कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा
प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैसीय दबाव बनता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैसीय दबाव बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक पदार्थ की अवस्था। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कि परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। देखिए, ठोस अवस्था में जैसे बर्फ, लिक्विड अवस्था में जैसे जल और गैसीय अवस्था में जैसे जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है और अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए? चलिए आपको बता देते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव जैसे फिगर क्रियाकलाप 1.12 में दिखाया गया है कि एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 में दिखाया गया है जैसे ए के अनुसार प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका ले कि थर्मामीटर पर बर्फ को छू ले रहा हो। देखिए, इसमें फिगर में दिखाया गया कि थर्मामीटर लिया गया है। इस थर्मामीटर इस प्रकार लटकाया गया है कि थर्मामीटर का बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच में बीकर को गर्म करना शुरू करे। देखिए, इसमें से लाइट भी जला दिया गया है। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। अब जो ये बर्फ जिस टेम्परेचर पर पिघल रहा है, गलना स्टार्ट होगा तो उसका टेम्परेचर नोट करके संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर ले। और जब पूरी तरह से जल में परिवर्तित हो जाए, जब बर्फ पिघलना स्टार्ट होता है और जब पूरी तरह से जल में चेंज हो जाए तब तापमान नोट कर ले। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन परीक्षण का नोट करें। और आपको बताते कि जब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। जब तक हिलाते रहिए और जब तक जल न उबलने लगे। और थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखिए जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन के परीक्षण का नोट करें। जैसे ही जल के द्रव और गैसीय अवस्था में परिवर्तन उसके बाद उसको नोट कर। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षक बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब हम ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जिससे न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। वह इसका गलनांक कहलाता है। न्यूनतम तापमान, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। आपको बताते हैं किसी ठोस गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल को सामर्थ्य को दर्शाता है। जब बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित को संघनन आपको बता दें कि संघनन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया
प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण पर पिघल न जाती तापमान नहीं बदलता है। संपूर्ण पर पिघल न जाता तो तापमान नहीं बदलता है। बीकर की ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ आवेशित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से, मतलब गुप्त का अभिप्राय, जो गुप्त का मतलब क्या होता है कि गुप्त छुपी हुई वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसमें संकलन की प्रयुक्त प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको एक बार और से बता दें, वायुमंडलीय दाब पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में उतनी ही ऊर्जा आ जाती है। निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में उतनी ही ऊर्जा ये परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, लिक्विड द्रव उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक की समशिष्ट गुण है कि द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिल जाती है। समशिष्ट गुण है कि द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस + 273 + 100 373 केल्विन। आपको बता दें कि क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। आपको बता दें 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। आपको बता दें ठोस अवस्था जब ठोस ऊष्मा को द्रव अवस्था में चली तो ऊष्मा तो हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे
सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। आपको बता देते हैं कि क्रियाकलाप 1.13 में दिखाया गया है कि थोड़ा सा कपूर ले और इस चूड़ करके चीनी की प्याली में डाल दें। तो उसको थोड़ा सा कपूर ले, उसको मसल कर थोड़ा सा एक चीनी की प्याली में डाल दें और एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें, जैसे फिगर में दिखाया गया है। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा डाल दें और चित्र 1.7 में दर्शाया गया है कि अब धीरे धीरे गर्म करो। ध्यान दें कि उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपको बता दें ऊर्ध्वपातन क्या होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना चेंज हुए ही ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। आपको पता होगा कि ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण किसे कहते हैं। जैसे द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं।